हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो बेहद ही ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप एनडीए की कर रहे हो, या सीडीएस की कर रहे हो, या यूपीएससी की कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक 1857 की महान क्रांति। इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्या रीजंस थे, किस वजह से 1857 की क्रांति हुई, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाऊंगा। मेरा पहला वीडियो रहेगा जो लगभग कह सकते हैं 15 से 20 मिनट का रहेगा, और दूसरा वीडियो भी 15 से 20 मिनट का रहेगा, यानी 40 मिनट में सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर मैं लेंदी वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगी। तो वीडियो शॉर्ट रहेगा लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति क्या हो, रीजंस थे, क्या इसके कारण थे। अब इस पे हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति है क्या। 1857 का विद्रोह, सबको पता है कि लगभग 100 वर्षों के बाद भारत में जो विद्रोह हुआ उसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया। अब 1857 की जो क्रांति हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ व्यापक रूप से हुआ, लेकिन असफल विद्रोह था। क्यों सफल क्यों नहीं था? क्योंकि वो जो चाहते थे वो उनका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे लेकिन करवा नहीं पाए, तो इसलिए इसे असफल विद्रोह कहा गया। विद्रोह क्या कारण थे, विद्रोह को पे किसका क्या मत है, ये सब हम जानेंगे। जो भारत में पहला, यहाँ लिखा हुआ है कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ पहला विद्रोह था। तो यानी आपको क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहले विद्रोह क्या था, तो 1857। आपको नॉर्मल एसएससी वगैरह में पूछ लेते हैं। दूसरी चीज कि जो 1857 की विद्रोह हुआ वो किस वजह से हुआ, तो इसे हम सिपाही का विद्रोह भी कहते हैं। कई सारे वैज्ञानिकों का और इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो इसमें 1857 की क्रांति पर किसका क्या मत है ये हम देखेंगे। ब्रिटिश इतिहासकार जो हैं इन्होंने सिपाही विद्रोह कहा, भारतीय इतिहासकार महान विद्रोह कहते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। यानी आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कह दिए, इंडियन इतिहासकार भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह कह दिए। स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। अब क्वेश्चन यहीं से उठेंगे कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा, तो इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। अब विद्रोह के कारण क्या थे? विद्रोह के कई सारे कारण थे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण और तत्कालिक कारण। क्वेश्चंस कहाँ से उठेंगे? राजनीतिक कारण से उठेंगे। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ही राजनीतिक कारण था। क्यों? चलो हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या होता है। अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति आई, 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण राजनीतिक कारण माना गया। अब विस्तारवादी नीति में इन्होंने व्यापगत का सिद्धांत दिया, जो 1840 में ही लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत दिया। अब ये व्यापगत का सिद्धांत क्या है कि यदि किसी राजा के पास कोई संतान नहीं है तो वो जब तक जीवित है तब तक उस राज्य पे राज करे। अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो राज्य ब्रिटिश शासन में विलय हो जाएगा, यानी वह किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। ये अनुमति नहीं दी अंग्रेजों ने। इस वजह से 1857 की क्रांति पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत से राजा ऐसे थे जिनके संतान नहीं थे। तो इसमें क्या हुआ कि बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटाया गया। रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि इनके पास पुत्र नहीं था, इन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लिया जिसे सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। अब कौन कौन से राज्य हैं जो व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय हुए, तो आपको पता होना चाहिए। सतारा, नागपुर, झांसी। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए
ये लिख लीजिए कि व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संभाल, उदयपुर राज्य हड़प लिए गए। अब लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर, सैनिक बेरोजगार हो गए। अब जो सैनिक राज्य में नौकरी कर रहे हैं और उस राज्य को हड़प लिया जाए तो वहाँ के सैनिक क्या करेंगे? अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें नहीं रखना चाहती है तो वही बेरोजगार ही हो जाएंगे। तो 1857 की क्रांति का एक कारण ये भी था। व्यापकता का सिद्धांत क्या है ये हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यापकता का सिद्धांत का उल्लेख किया गया। इसमें क्या होता था, इसमें लिखा गया है कि निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। जो भी हमने बताया आप लोगों को कि यदि किसी राजा के पास पुत्र नहीं है तो वो किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकता और लेकर उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। ये अंग्रेजों का रूल था। यानी यदि उसकी मृत्यु हो गई तो वो उसका राज्य अंग्रेजों में मिल जाना था। और इसका रीजन क्या था कि अब इसमें ब्राह्मणों में भी असंतोष फैलने लगा। ब्राह्मणों में भी असंतोष फैलने लगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो उस राज्य के पुरोहित हुआ करते थे, जिससे उन्हें बहुत सारा लाभ प्राप्त होता था। अब बहुत सारा लाभ उन्हें नहीं मिला, तो रीजन है कि वो भी दुखी होंगे। अब आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था कि जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत में क्या हुआ कि वेस्टर्न कल्चर फैलने लगा। यानी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता, जिसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता। अब भारत में तेजी से पश्चिमी सभ्यता फैलने लगी। अब छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी लड़कियां। और क्या होता है, जीन्स आया। तो आपको पता होगा जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई तो वहाँ पे जीन्स बनाया गया लेबरों के लिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक काम करते थे, तो जीन्स के जो कपड़े होते हैं वो मोटे होते थे, तो उन्हें फटते नहीं थे, तो इस वजह से उन्हें दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या है, जीन्स यहाँ पे सब फैशन हो गया। तो रीज़न ये है कि वेस्टर्न कल्चर जो हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से फैलने लगा, और आज भी वही है। आगे चल के ये वेस्टर्न कल्चर हमारे समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। दूसरा कारण, अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार, उद्योग, आविष्कार तथा का असर भारतीय सामाजिक मान्यताओं पर पड़ा। दूसरी बात, 1850 में एक अधिनियम आया जिसमें वंशानुक्रम के हिंदू कानून को ही बदल दिया। यानी इसमें यह बताया गया है कि 1850 में जो अधिनियम आया, वंशानुक्रम, हिंदू में कानून है कि यदि उसका पुत्र है, यानी किसी बाप का बेटा है, तो उस बाप का अगर निधन हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पुत्र के नाम आ जाएगी। अभी इन सबको हिंदू धर्म में रीति रिवाज कहते हैं और आज का नियम भी यही है, लेकिन अब ये सब बदलने लगा। ईसाई धर्म अपनाने के लिए अंग्रेजों ने जोर देने लगे कि आप अगर ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो हम आपको अच्छी सुविधा देंगे। जैसे यदि आप सेना में हैं और सेम पोस्ट में ब्रिटिश और इंडियन दोनों हैं, तो यदि आप इंडियन हैं तो आपको सैलरी कम मिलती थी। यदि आप धर्म अपना लेते हैं तो आपको सैलरी बराबर देने लगते थे। तो ये सब रीजन था। दूसरा है, भारतीय धर्मों का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाने लगा। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून सामाजिक संरचना के लिए खतरा मानने लगे। ये सारे कानून समाज 1857 की क्रांति के कारण बन गए। और फिर आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या था कि जमींदारी प्रथा। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जमींदारी प्रथा थी। अब जमींदारी प्रथा थी, जमींदारों के पास पैसा होता था, किसान के पास फसल उगाने के लिए पैसा नहीं था, तो वो क्या करते थे, जमींदारों से कर्ज लेते थे।
और जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीन जो है जमींदार हथिया लेते थे। इस वजह से उनकी ज़मीन उनके हाथ से निकल जाती थी। और आपको पता होना चाहिए कि सेना में लगभग 80% किसान के घर के ही सैनिक होते हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस था। उस समय 87% सैनिक भारतीय थे और ज़्यादातर किसान के घर से ही थे। तो बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे, वो भी चिंतित होते। इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ। अब जब भारत में ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कपड़े भारत में आने लगे तो भारत का कपड़ा व्यापार सीधा सीधा बर्बाद हो गया, जिससे उनके व्यापार पे भी असर पड़ने लगा। और वहाँ की जो यहाँ भारतीय हस्तकला थी, ब्रिटेन के सस्ते मशीनों द्वारा निर्मित जो हस्तकला थी वो यहाँ पे आ गई मार्केट में, तो यहाँ पे उनके व्यापार पे ज़्यादा असर पड़ने लगा। इसलिए आर्थिक कारण भी 1857 की क्रांति के कारण बन गए। सैन सैनिक कारण, अब जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें लगभग 87% भारतीय सिपाही थे। और क्या होता था कि यदि सेम पोस्ट पे एक भारतीय है और एक अंग्रेज ऑफिसर है तो भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था उसी रैंक से, यानी भेदभाव किया जाता था। यह भी क्रांति के कारण बन गए। अब क्या होता था कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया कि जो भारतीय कंपनी में नौकरी कर रहे हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें समुद्र के पार भी युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। मतलब कि दूसरे राज्य से अगर हमें युद्ध हो रहा है तो उन्हें ये राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में युद्ध लड़ने जाना पड़ेगा। ये भी सैनिकों की चिंता के कारण बन गए। अब लॉर्ड कैनिंग कौन था, हम लोग ये जानेंगे लॉर्ड कैनिंग कौन था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय 1858 में, प्लस 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था या राजनेता था। इसका पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिंग था, जिसे हम लॉर्ड कैनिंग बोलते हैं। 1857 का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसे हम चार्ल्स जॉन कैनिंग बोलते हैं। ये भारत का गवर्नर जनरल था। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो गवर्नर जनरल था, ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि 1857 की क्रांति हुई तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग था। और 1858 भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग की कुछ घटनाएं भी, लॉर्ड कैनिंग ने कई सारे काम भी किए तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह दबाने में लॉर्ड कैनिंग का महत्वपूर्ण सपोर्ट था, क्योंकि उसमें गवर्नर जनरल था। इसी के प्रयासों से 1857 के विद्रोह दबाए गए। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसमें भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। अब क्या क्वेश्चंस क्या यहाँ आते हैं कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत के शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया। उसमें गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। व्यापगत व्यापगत के सिद्धांत को किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया। 1858 के विद्रोह के कारण समाप्त हो गया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय किसने दिया, लॉर्ड कैनिंग ने दिया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन किसने किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया। और आईपीसी दंड संहिता 1858 आई, लॉर्ड कैनिंग के समय में आई। उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब 1857 की क्रांति हुई, उसके तत्कालिक कारण क्या थे, यानी जो उसमें प्रेजेंट टाइम में जिस वजह से 1857 की क्रांति फैली, वो रीजन क्या थे। तो 1857 में अंग्रेजों के द्वारा एनफील्ड राइफल्स सैनिकों में बंटवाई गई। तो उस एनफील्ड राइफल्स में क्या होता था कि ये अफवाह फैल गई कि गाय और सुअर की चर्बी, उनके जो कारतूस होते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। और जो एनफील्ड राइफल्स होता था वो लोड करने के लिए उसे मुंह से खोलना पड़ता था। अब मुंह से खोल लेंगे तो गाय और सुअर की चर्बी, आपको हिंदू धर्म में गाय पवित्र मानी जाती है, सुअर जो है मुस्लिम धर्म में अपवित्र मानी जाती है। तो इस वजह से
अब सिपाहियों में इस वजह से विद्रोह फैल गया। तो वो अलग बात है कि 1857 में ही लॉर्ड कैनिंग ने कारतूस को वापस मंगा लिया, लेकिन अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफल्स के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले सिपाही मंगल पांडे थे। इन्होंने अपने एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया, जिसके खिलाफ 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा होगी। अब यही क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई। अब जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी देगी, तो अब फिर दूसरी घटना कब हुई? 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल्स के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिए तो भाई अंग्रेज के खिलाफ इनकार किए हैं, तो उन्हें सजा तो होनी ही थी। अब उन्हें सजा क्या मिली? 10-10 वर्षों की। अब जब 10-10 वर्षों की सजा मिल गई, तो इससे क्या हुआ कि सारी जो बटालियन थी उन्हें उस बटालियन में फैल गया, तो विद्रोह की शुरुआत हो गई। अब विद्रोह का केंद्र क्या क्या रहा, विद्रोह कहाँ कहाँ किस राज्य में हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। इस बार जो क्वेश्चंस आए थे आपको बता दें कि उसमें यही पूछा गया था कि बरेली में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। बरेली के 1857 का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के पेपर्स में पूछे गए थे, ये यहाँ पे दिया गया है कि बरेली जो हुआ था उसमें खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन ये अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका एक्सपेंशन, विद्रोह का केंद्र क्या क्या रहा, ये हम जान लेते हैं। जो 1857 की क्रांति हुई ये पूरे भारत में फैल गई, लेकिन इससे कुछ रियासतों का सपोर्ट नहीं मिला। जो बड़े बड़े रियासत थे हमारे, जैसे साउथ के, दक्षिण भारत की रियासतों का सपोर्ट नहीं मिला हमें। और जब बड़े बड़े रियासतों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो छोटे रियासत क्या कर सकते हैं। इस वजह से विद्रोह असफल होने के कारण ये भी थे। लेकिन किस किस जगह पे विद्रोह हुआ और विद्रोह से क्या नुकसान हुई, ये समझ में आओ। लखनऊ में विद्रोह बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ, जिसे रेजिडेंसी का युद्ध हुआ और अवध का पहला कमिश्नर हेनरी लॉरेंस मारा गया था यहाँ पे। दूसरा कानपुर में हुआ। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। झांसी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। आपको ये पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र को गोद ले रखा था। तो अब रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो वहाँ का कमिश्नर था यूरोज, ये आपको भी आगे मैं लिखवा दूंगा। फिर ग्वालियर में क्या हुआ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और नाना साहब की सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कुछ दिन बाद फिर से लड़े और उससे अंग्रेजों ने ग्वालियर पे फिर से कब्जा करके रानी की वीरगति को वहाँ प्राप्त हो गई। फिर बिहार। अब बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर बिहार में एक शाही घराना के थे। अब कुंवर सिंह को हम बूढ़ा शेर भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट, दमन और विद्रोह। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष तक चला, ये आपको पता होना चाहिए। 1858 के मध्य तक ये दबा दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़काने के 14 महीने बाद 8 जुलाई कितने 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा कर दी कि अब कोई युद्ध नहीं हो रहा है, अब जो है हमारा राज्य पूर्ण रूप से शांति है राज्य में हमारे। अब विद्रोह के स्थानीय क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं, ये याद कर लेना आप लोग कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय। और उस समय जो वहाँ को दबाने वाला सेनापति
सेनापति था वो जॉन निकोलसन था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। हेनरी लॉरेंस गवर्नर के द्वारा भेजा गया कमिश्नर था, लेकिन इसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यहाँ सेनापति कौन था? सर कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के नेतृत्व में हुआ। जनरल ह्यूग रोज ने दबा दिया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली और इसका जो है उस समय जो सेनापति वहाँ थे कर्नल आनसेन थे। बिहार में कुंवर सिंह विलियम टेलर ने विद्रोह को दबाया। विद्रोह असफल क्यों रहा? अभी रीजन क्या थे? क्योंकि विद्रोह जो हुआ सीमित प्रभाव थे, उसके प्रभावी नेतृत्व नहीं था, सीमित संसाधन नहीं थे, माध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं थी। अब आप लोग विद्रोह असफलता के कारण ये है। अब आप लोगों को ये मैंने बता दिया कि जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं ली। जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रिकोर, कश्मीर, राजपूताना, दक्षिण प्रांत, ये सब भाग नहीं लिए। ये सब बड़ी बड़ी रियासतें थी। आप लोग लिख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा कि किन किन रियासतों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो इस वजह से जो है हमारा विद्रोह असफल हुआ। अब माध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त माध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। अब 1857 की क्रांति में जो थे उनके पास सीमित धन नहीं थे या सीमित संसाधन था। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी। अब विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? सीधा सीधा हम समझते हैं कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1857 की क्रांति होने के बाद ये हुआ कि महान विद्रोह तो हुआ, ये तो पता है, इससे चेंज भी हुआ, ये सबको पता चला। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर हमें ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हमारा शासन चला गया, ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया। दूसरी बात, ब्रिटिश राज्य का प्रत्यक्ष शासन होने लगा हमारे ऊपर। ब्रिटिश राज्य ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधा अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की, जिसे हम विक्टोरिया डिक्लेरेशन के 1 नवंबर को हुआ था। विक्टोरिया डिक्लेरेशन कहा जाता है। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यकाल देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया। धार्मिक सहिष्णुता हुआ। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे आने लगी। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे क्या हुआ? प्रशासनिक परिवर्तन इसमें क्या हुआ कि भारतीय गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा जाने लगा। अब भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, मैंने आपको बताया था। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। जो भारतीय शासक थे, हमारे यहाँ के राजा थे, उन्हें मान्यता दी गई कि आप अपने रियासत को संभालिए और आप वहाँ के राजा हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि बापगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। आपके पास अगर पुत्र नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, और जिससे अब किसी राजा को दिक्कत नहीं होगी। सैन्य पुनर्गठन, यहाँ पे एक टॉपिक है सैन्य पुनर्गठन, यानी सेना में भारतीय सिपाहियों को अनुपात क्रम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन जो शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई। निष्कर्ष क्या निकला 1857 के? हम कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई यह विद्रोह जो हुआ वो इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हल्की विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसे भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। यानी जो 1857 की क्रांति हुई वह भले ही विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने
लोगों को आने एक नया राज्य या कह सकते हैं नया देश मिल गया, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हुआ। और अंग्रेज शासन काल आपको पता ही है कि कैसा था। अब 1857 के विद्रोह पर कुछ पुस्तक लिखी गई हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा। बी.डी. सावरकर ने वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, ये आप लोग लिख लीजिएगा। रिबेलियन 1857 ये सिंपोजियम पूरन चंद्र जोशी के द्वारा लिखी गई है। द इंडियन म्यूनिटी द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जॉर्ज ब्रूस मेलेसन के द्वारा लिखा गया है। क्रिस्टोफर हिवर्ट द्वारा ग्रेट म्यूटिनी लिखी गई है। इकबाल हुसैन द्वारा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल 1857 लिखा गया है। खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा एक्वेशन ऑफ ट्रूथ अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया। आप लोग ये सारी पुस्तक का नाम याद कर लो, और इसके राइटर्स कौन हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हम बता दें कि 1857 की क्रांति इतनी ही है, और इस जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही मटेरियल्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर जो नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आप लोग को फ़ायदा हो। आप लोग अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।